हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 10 के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मारियान और जर्मनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? यह प्रश्न 2012 और 2014 को जैक बोर्ड में आ चुका है। इसका उत्तर है, फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय तथा विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के कलाकार ने स्वतंत्रता, न्याय तथा विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। फ्रांस में इसी नारी रूपक को मारिया नाम दिया गया और जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। ठीक है, मारियान को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया तथा जर्मनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से मारियान तथा जर्मनिया को चित्रित किया गया उसका व्यापक महत्व था। मारियान की प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया, जिससे जनता में राजनीतिक भावनाओं का संचार हुआ। उसी तरह जर्मनिया का चित्र स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी तथा शांति तथा एक नए युग के सूत्रपात का प्रतीक था। जर्मनी की जनता को इससे राष्ट्र के गौरव का बोध हुआ। अगला प्रश्न है, काउंट कैमिलो दे काबूर पर टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर है, काउंट कैमिलो दे काबूर इटली के सार्डिनिया पिडमांट राज्य का प्रमुख मंत्री था। उसका जन्म 1810 ईस्वी में तुरिन, इटली में हुआ था। उसने इटली के विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, उसका जन्म 1810 ईस्वी में तुरिन नामक जगह जो इटली में है वहाँ पर हुआ था और उसने बहुत से आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। वो ना तो क्रांतिकारी था और ना ही डेमोक्रेट। वो क्रांतिकारी भी नहीं था और डेमोक्रेट्स भी नहीं था। वो इतावली भाषा की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को अधिक बेहतर ढंग से बोलता था। मतलब वो इतावली भाषा से अधिक फ्रेंच भाषा को पसंद करता था। फ्रांस से उसके गहरे कूटनीतिक संबंध थे, जिसकी सहायता से 1859 ईस्वी में उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। फ्रांस के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, जिसकी सहायता से 1859 में उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। इटली के एकीकरण की खातिर उसने सार्डिनिया पिडमांट राज्य के साथ लगे दक्षिणी राज्यों को जीतने के लिए गैरीबाल्डी को प्रेरित किया। उसने सार्डिनिया पिडमांट राज्य के साथ लगे दक्षिणी राज्यों को जीतने के लिए क्या किया? गैरीबाल्डी को कहा कि आप उस पर कब्जा कीजिए। ठीक है, उसको प्रेरित किया। इस प्रकार काबूर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1861 में इटली का एकीकरण हुआ और विक्टर एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ और विक्टर एमेनुएल द्वितीय को इटली का शासक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क कौन था? उसने कौन सी नीति अपनाई? इसका उत्तर है, बिस्मार्क जर्मनी का एक महान नेता था। उसका पूरा नाम ऑटो वन बिस्मार्क था। उसका जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में बैडेनबर्ग के अमीर परिवार में हुआ था। ठीक है, उसने अपनी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में पूर्ण की। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के संस्थापक, प्रधानमंत्री और प्रथम चांसलर माने जाते हैं। ठीक है, बिस्मार्क को प्रथम चांसलर माना जाता है। ठीक है, उनके द्वारा अपनाई गई नीति रक्त और लौह की नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उसके द्वारा एक नीति अपनाया गया था जिसे रक्त और लौह की नीति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध किया तथा पराजित किया। उसने किसके साथ युद्ध किया था? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से, और युद्ध जीता भी था। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया तथा जर्मनी को शक्तिशाली देश होने का गौरव प्रदान किया। तो आज हमने 3 प्रश्नों का हल किए। अगले पार्ट में हम लोग और कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।